देखने वाले एंजाइम इनहिबिशन एंड रिसेप्टर एंटागोनिज्म। पहले एंजाइम इनहिबिशन देखेंगे, फिर आगे आएगा रिसेप्टर एंटागोनिज्म, उसको भी देखेंगे। तो एंजाइम इनहिबिशन दो तरीके से होता है, दो टाइप का होता है। एक है रिवर्सिबल इनहिबिशन, दूसरा है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है कि जो इनहिबिटर है वो एंजाइम से नॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड करता है और इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, उसको उतना स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नहीं होता है। और लेकिन इरिवर्सिबल में जो इनहिबिटर है वो एंजाइम से बाइंड करेगा विथ कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड करेगा। तो इसका जो अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जो बाइंडिंग करने का फोर्स रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो ये डिस्प्लेस नहीं होगा इजीली। तो रिवर्सिबल इनहिबिशन में पहले तीन टाइप का है। एक हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक हो गया अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है? सपोज ये एक एंजाइम है, सपोज ये एक एंजाइम है और इसका एक ये है सबस्ट्रेट। तो इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे बाइंड करके ये बनाता है, ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट और ये बनाएगा प्रोडक्ट। लेकिन इसका एक ये है इसका इनहिबिटर, इसके पास भी ये है, इसके पास भी ये है। तो बाइंड तो ये भी कर सकता है, तो बाइंड ये भी कर सकता है, तो बोल सकते हैं अपन कि ये इसे compete करेगा, ये दोनों आपस में compete करेगा फॉर दिस एंजाइम। ये अब एंजाइम के लिए compete करेगा। तो सपोज इनहिबिटर है, ये compete करेगा इसे, तो इनहिबिटर और ये दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा, तभी एक साइड पे बाइंड कर सकता है। ओके, तो स्ट्रक्चरल सिमिलर होना ही चाहिए, तभी एक साइड पे बाइंड करेगा और वो compete करेगा एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल मिथेनॉल यहाँ पे सबस्ट्रेट है, जो कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये एंजाइम है, प्रोडक्ट बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड बना देगा। लेकिन यदि इथेनॉल भी प्रेजेंट है, तो ये मिथेनॉल के साथ compete करेगा और ये इसे बनने नहीं देगा, ये फॉर्मल्डिहाइड को बनने नहीं देगा, ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को। एक और एग्जांपल है मेथोट्रेक्सेट, जैसे DHFRase, जो DHFRase एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इन फोलिक एसिड सिंथेसिस, तो मेथोट्रेक्सेट इसे इनहिबिट करता है कॉम्पिटिटिवली, क्योंकि जो मेथोट्रेक्सेट का स्ट्रक्चर है और इसका जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर है, इसलिए उन्हें इनहिबिट कर सकता है मेथोट्रेक्सेट। अब बात है कि ये तभी जो इसका इनहिबिटर है वो तभी बाइंड करेगा जब यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं होगा। यदि यहाँ पे ऑलरेडी सबस्ट्रेट लगा हुआ है और यदि कॉन्सेंट्रेशन इनहिबिटर का ज़्यादा हुआ तब बाइंड कर सकता है। लेकिन फॉर ए केस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल, दोनों इक्वल ले लें, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो उस केस में जो पहले बाइंड किया हुआ है वो डिस्प्लेस नहीं हो सकता है। लेकिन सपोज करो कि सबस्ट्रेट बाइंड किया हुआ है और इनहिबिटर है, तो और इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इनहिबिशन पॉसिबल है उस केस में। लेकिन यदि दूसरे केस में सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एंड इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन उसके रेस्पेक्ट में कम है, तो इनहिबिशन इफेक्टिवली नहीं होगा। तो मतलब कहने का कि एंजाइम है, तो यदि एंजाइम पे सबस्ट्रेट नहीं लगा हुआ है, मतलब एंजाइम पे तो बाइंड करेगा भाई,
लेकिन यदि इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो उस पर बाइंड नहीं करेगा, ये ओनली इंजाइम पे बाइंड करेगा। और जो Vmax वैल्यू होता है, Vmax वैल्यू वो वैल्यू होता है जिस पे कि जो एवरी इंजाइम इज बाइंडेड इज बाउंड टू द सबस्ट्रेट, मतलब इंजाइम सबस्ट्रेट है, ये हर एक इंजाइम है, ये कॉम्प्लेक्स बना चुका हो, वो वैल्यू को बोलते हैं Vmax। तो ये Vmax को तो कांस्टेंट रखेगा, लेकिन केम वैल्यू वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होता है जिसपे कि हाफ ऑफ Vmax वैल्यू कैन बी अचीव्ड। तो केम वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, ये केम वैल्यू को इंक्रीज कर देगा एंड Vmax वैल्यू को कांस्टेंट रखेगा। कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन में यही सब कहानी है। दो एग्जांपल भी हो गया, एक तो मिथेनॉल का हो गया एग्जांपल, एक हो गया मेथोट्रेक्सेट का एग्जांपल। आगे चलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है? फिर से सपोज करो कि एक एंजाइम है, और ये इसका सबस्ट्रेट और ये है इसका इनहिबिटर, ये इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड कर रहा है और इंजाइम जो सबस्ट्रेट जहाँ बाइंड कर रहा है वहाँ पे इंजाइम नहीं वहाँ पे इनहिबिटर बाइंड नहीं कर रहा है, इनहिबिटर कहीं और बाइंड कर रहा है अदर देन दिस प्लेस। यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा, ये कहीं और बाइंड करेगा। लेट अस सपोज ये यहाँ बाइंड कर रहा है, यहाँ बाइंड करके जो इंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। तो इसमें तो स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होगा, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होगा, जैसे देख ही सकते हैं ये कहीं और बाइंड कर रहा है, यहाँ बाइंड कर रहा है, तो कम्पीट भी नहीं कर रहा है एक दूसरे को, न कम्पीट कर रहा है, न इसका स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर है। और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये इंजाइम जो अकेले इंजाइम से भी बाइंड कर सकता है और इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड कर सकता है। सपोज करो कि ये सबस्ट्रेट नहीं था, तो ये इंजाइम से बाइंड किया और इसका जो एक्टिव साइट है, जो इसका एक्टिव पॉकेट है, इसको डिस्टॉर्ट कर दिया, तो अब सबस्ट्रेट आएगा भी तो ये बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो इसका एक्टिव साइट है वो डिस्टॉर्ट हो चुका है। अब सपोज करते हैं कि सबस्ट्रेट बाउंड था, तो सबस्ट्रेट बाइंड किया हुआ है और ये इंजाइम आया, तो इस वाले केस में भी ये इंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इस वाले केस में भी जब ऑलरेडी सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है तभी भी इसको इनहिबिट कर सकता है, इंजाइम को उसके बाद भी इनहिबिट कर सकता है क्योंकि ये कम्पीट नहीं कर रहा है, इसका बाइंडिंग साइट ही अलग है। तो इंजाइम के साथ मिलके बनाएगा इंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स और इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बनाएगा इंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। इसका स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर नहीं होता है। और एग्जांपल देखते हैं कि इनोलेज एक इंजाइम है जो कि ग्लाइकोलाइसिस कराता है, ये ग्लाइकोलाइसिस कराता है और इसको इनहिबिट करता है नॉन कॉम्पिटिटिवली फ्लोराइड आयन इसको नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। एक और एग्जांपल है ये हो गया लेड, Ag एंड मर्क्यूरी, ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये सेरीन प्रोटीएज को नॉन कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो हमारा Vmax वैल्यू है ये डिक्रीज होता है एंड केम वैल्यू है ये अनचेंज, ये साइन, ये ऐसा मैं डिनोट कर रहा हूँ कि कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है वैल्यू।
ये तो हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में। अब देखते हैं अनकॉम्पिटिटिव क्या है। अनकॉम्पिटिटिव कैसे होता है कि एक इनहिबिटर है, वो इंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर रहा है और उसको इनहिबिट कर रहा है और बना रहा है इंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना रहा है एंड इंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, उसको फर्दर प्रोडक्ट नहीं बनाने दे रहा है। बस ये इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ही कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा, इंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा। बस ये इतना वही है। अब देखते हैं कि इरिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है। सबसे पहले कि इरिवर्सिबल इनहिबिशन में कोवलेंट बॉन्ड रहेगा और इसका फर्स्ट टाइप है सुसाइडल इनहिबिशन। तो सुसाइडल इनहिबिशन कैसा है, सपोज करते हैं कि एलोपिरिनॉल जो है xanthine ऑक्सीडेज को वैसे तो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है, लेकिन ये जो एंजाइम है xanthine ऑक्सीडेज, ये एलोपिरिनॉल को करता है कन्वर्ट एलोजैंथिन में, कन्वर्ट होता है xanthine ऑक्सीडेज से। तो एलोपिरिनॉल xanthine ऑक्सीडेज के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो रहा है एलोजैंथिन में, और जो एलोजैंथिन बन रहा है ये इसको कोवलेंट बॉन्ड बना के इनहिबिट कर रहा है, जिसको बोलते हैं सुसाइडल इनहिबिशन। कि एक सबस्ट्रेट था, मतलब एक सपोज करो एलोपिरिनॉल था, ये इसको इनहिबिट कर रहा था, लेकिन ये क्या किया, ये जो xanthine ऑक्सीडेज है एलोपिरिनॉल को कन्वर्ट कर दिया एलोक्सैंथिन में, और जो एलोक्सैंथिन है वो ज़्यादा 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 जोर से उसको इनहिबिट कर रहा है, जोर से इन द सेंस कि मोर इफेक्टिवली उसको इनहिबिट कर रहा है। तो उसी को बोलते हैं सुसाइडल इनहिबिशन, पर ये कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है इसमें। अब है फीडबैक इनहिबिशन। तो फीडबैक इनहिबिशन क्या है, सपोज करो जैसे कोई कैस्केड चल रहा है, कैस्केड में बनना है प्रोडक्ट ए, तो ये सपोज करो सी से स्टार्ट हुआ, और बनना है ए, तो पहले बी बना फिर ए बना, और जो ए बनेगा ये इसको इनहिबिट कर देगा, इसको नहीं इनहिबिट करेगा, ये किसी जैसे जो कैस्केड में कोई भी प्रोसेस है, कोई एक प्रोसेस को इनहिबिट करेगा ताकि पूरा जो ये कैस्केड बंद हो जाए, जो ए बनने का प्रोसेस था वो बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसा जब हम लोग लेते हैं डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, जब हम लोग डाइट से कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो क्या होता है कि जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है कि पहले इसमें स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट तो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से, फिर आइसोप्रिन, फिर आइसोप्रिन से स्क्वालिन, लेनोस्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल। तो जो लेनोस्टेरोल, आइसोप्रिन, लेनोस्टेरोल और उसके बाद स्क्वालिन इपॉक्साइड, लेनोस्टेरोल और कोलेस्ट्रॉल, तो ये जो कैस्केड में बन रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो ये प्रोसेस ही नहीं होगा। यदि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल हम लोग ले रहे हैं तो ये प्रोसेस ही नहीं होगा, इसको बोलते हैं सुसाइडल इनहिबिशन। सॉरी, इसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन एक्चुअली। ये तो सुसाइडल, ये एग्जांपल था, सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। जैसे ये एग्जांपल है, ये हमारा सुसाइडल इनहिबिशन का, ये भी एग्जांपल है सुसाइडल इनहिबिशन का, कि एक प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट ही प्रोसेस को इनहिबिट कर दे रहा है, तो ये है क्या, सुसाइडल इनहिबिशन। ये भी हो गया। अब जो ये जो चीज़ है, ये डाइटरी कोलेस्ट्रॉल और ये कोलेस्ट्रॉल को इनहिबिट कर रहा है सिंथेसिस को, तो ये एक हमारा फीडबैक सिस्टम है। जैसे कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं तो बॉडी में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल आ गया है, तो अब बनने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। तो उसी कारण से ये फीडबैक है, ये एक फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं इसको। ये फीडबैक इनहिबिशन का एग्जांपल है। ये दोनों था सुसाइडल इनहिबिशन का एग्जांपल। ये तो हो गया। तो फिर से देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें कि जो इनहिबिटर था वो सबस्ट्रेट को एंजाइम जो एक्टिव साइट है उसके लिए कम्पीट कर रहा था और स्ट्रक्चरली सिमिलर था, तो इसलिए कम्पीट कर रहा था। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है
कि जो इंजाइम है उस पर एक्टिव साइट छोड़ के जो इनहिबिटर कहीं और ही बाइंड कर रहा है, तो उसमें दोनों पे बाइंड कर सकता है। ये इंजाइम पे बाइंड कर सकता है, खाली इंजाइम पे भी, और इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड कर सकता है, और वो आपस में compete नहीं करेंगे, तो इसलिए बोलते हैं इसको नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और अनकॉम्पिटिटिव क्या होता है कि इंजाइम पे बाइंड नहीं कर रहा है, बस इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करके और इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर रहा है। और सुसाइडल में क्या है कि सपोज करो एक प्रोडक्ट बन रहा है, और जो जो प्रोडक्ट बन रहा है वही इंजाइम को इनहिबिट कर दे रहा है एज ए सुसाइड, तो ये सुसाइडल इनहिबिशन हो गया। और फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है कि जैसे हम लोग बॉडी में कुछ ऑलरेडी ले रहे हैं और बॉडी में वो बन भी रहा है, तो बनने का वो जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी को नीड पूरा हो जा रहा है, तो ये हो गया फीडबैक इनहिबिशन। अब देखते हैं रिसेप्टर एंटागोनिज्म। रिसेप्टर एंटागोनिज्म दो तरीके से होता है। एक तो क्या कॉम्पिटिटिव, एक हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है, इसमें भी वही चीज़ है, इरिवर्सिबल होता है, और एगोनिस्ट के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पे भी ये अल्टर नहीं होगा। मतलब एक बार यदि रिसेप्टर एंटागोनाइज हो गया, जैसे इस वाले केस में क्या था कि कॉम्पिटिटिव इनिशिएशन में यदि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट का, तो जो हमारा इनिबिशन है वो रिड्यूस होके फिर से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव में ऐसा बात नहीं था, कितना भी बढ़ाता रहे कॉन्सेंट्रेशन, वो इनहिबिट ही रहेगा। तो वैसे ही इसमें है कि ये तो कहीं और ही बाइंड कर रहा है, इसका जो इसका बाइंडिंग साइट है इनहिबिटर का वो कहीं और है, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ा लो, ये जो एंटागोनिज्म है, जो एंटागोनाइज हुआ है रिसेप्टर, वो ख़त्म नहीं हो सकता है, कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो उसके बाद भी। तो इसमें तो पहले हम लोग एंटागोनिज्म को ही समझ लिए, फिर अब नॉन कॉम्पिटिटिव को ही समझ लिए। अब चलते हैं कॉम्पिटिटिव के बारे में क्या होता है। तो कॉम्पिटिटिव जो पहले है बाद में दो टाइप का होता है। एक होता है इक्विलिब्रियम टाइप, एक होता है नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। तो इक्विलिब्रियम टाइप में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है, सॉरी टू से सबस्ट्रेट नहीं, जो ड्रग है, सपोज ड्रग है, तो वो रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, ओके, तो सेम साइड पे बाइंड कर रहा है जिस पे एगोनिस्ट बाइंड कर रहा था, सपोज करो यार, ऐसे देख ही लो, ये रिसेप्टर है, सपोज करते हैं ये रिसेप्टर है, यहाँ पे एक्टिव साइट है इसका, तो जहाँ पे इसका एगोनिस्ट बाइंड कर रहा था, एंटागोनिस्ट वहीं बाइंड करेगा, और वो रिवर्स किया जा सकता है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये जो एंटागोनिज्म है वो रिवर्स हो सकता है, मतलब ये दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं। और क्या होता है कि ये इसको इसलिए रिवर्सिबल बोल देते हैं, ये जो रिवर्सिबल एंटागोनिज्म है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, एंटागोनिज्म सेम साइड पे बाइंड कर रहा है जहाँ पे ये एगोनिस्ट बाइंड कर रहा है। सपोज करते हैं कि ये रिसेप्टर है, तो जहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड कर रहा है वहीं पे भी एंटागोनिस्ट बाइंड कर रहा है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट सेम जगह पे और compete कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एंटागोनिस्ट का जो बाइंड करने का जो एबिलिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा है। मतलब ये एंटागोनिस्ट जाके यहाँ पे बना दे कोवलेंट बॉन्ड, तो ये टूटेगा ही नहीं। मतलब ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इनहिबिट हो गया है, एंटागोनाइज हो गया है। तो इस केस में क्या होता है कि एक बार एंटागोनाइज हो गया तो रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस तो रिवर्सिबल है, लेकिन वो काफ़ी देर बाद मतलब रिवर्सिबल होगा। जब कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड कर चुका है तो टाइम लगेगा उसको हटने में, वहाँ से एंटागोनिज्म को ख़त्म होने में। और इसका एग्जांपल है अल्फा रिसेप्टर के लिए फिनॉक्सीबेंजाइम। तो फिनॉक्सीबेंजाइम एक ड्रग है जो कि अल्फा ब्लॉकर है,
अल्फा नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर, दैट इज़ बीटा हेलो अल्काइलामाइन डेरिवेटिव। तो ये अल्फा को ब्लॉक करता है विथ कोवलेंट बॉन्ड, और इसको बोलते हैं नॉन इक्विलिब्रियम टाइप इनहिबिशन। तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।